दीनानाथ जी एक बैंक के कर्मचारी थे। उनके घर में उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दी। दोनों में कोई अंतर नहीं रखा, दोनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बेटा तो पढ़ लिख कर एक शहर का एसपी बन गया और बेटी एक सरकारी टीचर। इसलिए उनका बेटा उनके साथ नहीं रहता था, उसका तबादला इधर से उधर हुआ करता था, इसलिए वह आगरा में तैनात था। जब वह आगरा में काम करता था तो उसे अपने साथ काम कर रही एक हवलदार लड़की से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ समय गुजारने लगे। करीब 2 साल तक वह दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ समय बाद आकाश के माता पिता को जब इस बारे में पता चला, तब उन्होंने उन दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करवा दी। तब वह दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। समय बीतता गया। कुछ समय बाद आकाश की पत्नी निधि प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसकी पत्नी घर और नौकरी एक साथ नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए वह चिड़चिड़ी होती जा रही थी। इसलिए उसने अपने पति से कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो, अब मुझे से घर के सारे काम नहीं हो पाते। मैं सोच रही हूँ कि हम दिन भर के काम के लिए एक नौकरानी लगा लेते हैं। निधि की यह बात सुनकर आकाश ने कहा, नहीं यार, कोई नौकरानी लगाना सेफ नहीं होगा, क्योंकि मैं और तुम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, घर में कोई नहीं रह जाता, इसलिए नौकरानी तो नहीं लगा सकते। अभी हमें जाने के लिए देर हो रही है, इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारा काम भी हो जाए और तुम्हें भी आराम ही आराम मिले। निधि यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। वह खुश होते हुए बोली, ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे तो बताओ। तब आकाश ने कहा, बस तुम देखती जाओ, मैंने जो तरकीब सोची है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए। शाम को जब आकाश और निधि वापस आए तो निधि से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने माँ बाबूजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर निधि का मुंह बन गया और कहने लगी, जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्चा हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा? अरे निधि, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को इसी घर में रखेंगे। तुम्हें काम वाली बाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर निधि आकाश से बोली थी, मेरा मतलब है माँ का फ़ोन आया था, वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक सारे काम को करती रहेंगी। लेकिन आकाश, माँ का तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का यहाँ क्या काम है? उन्हें वहीं गांव में ही रहने दो, यहाँ तो केवल माँ की ही ज़रूरत है। तभी आकाश बोला, निधि तुम समझती नहीं हो, अगर हम माँ को इतने समय के लिए बुलाएंगे तो बाबूजी को खाने पीने की समस्या हो जाएगी और अगर वह यहाँ पर रहेंगे तो बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम यह क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है? जब वह इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे ना। फिर आकाश ने कहा, जब बाबूजी रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला था, जिसका उन्होंने बीमा करवा लिया था। अब वह मैच्योर होने वाला है। जब बाबूजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ मैं उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूँगा।
फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी निधि बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाबूजी भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाएं। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती। तभी आकाश ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो? एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। आकाश की यह बात सुनकर निधि तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, फिर देर किस बात की है, जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फ़ोन। तब आकाश ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, निधि की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, 8वां महीना चल रहा है। अब उससे घर और बाहर का काम भी नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही। माँ, एक काम करो ना, कुछ समय के लिए आप लोग यहाँ पर आ जाओ। बेटे की बात सुनकर मालती जी बोली, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ। मालती जी ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब दीनानाथ जी घर लौटे तो मालती जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपके बेटे का फ़ोन आया था। बता रहा था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई नौकरानी भी नहीं मिल पा रही, इसलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की यह बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है तब हम लोग काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? बेटा बहू हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं तो क्या हम उनकी इतनी मदद नहीं कर सकते? वहाँ बहू को परेशानी हो रही होगी। तुम जल्दी से सामान पैक करो और वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पति की यह बात सुनकर मालती जी खुश हो गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन किया और उत्साह से बोली, बेटा, हम 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। मालती जी ने बड़े ही लाड़ प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू उन्हें किस इरादे से अपने पास बुला रहे थे। 2 दिन के बाद मालती जी और दीनानाथ जी अपने बेटे बहू के पास बड़े शहर में पहुंच गए। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो आकाश ने कहा, देखो माँ, आपकी बहू की कल से तबीयत कितनी खराब है, उल्टियाँ हो रही हैं। अब तक तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी की जिम्मेदारियां भी अब आपके ही हवाले हैं। बेटे ने उनसे इतना हक जताकर बात की तो मालती जी बहुत खुश हो गई। अपने मन में सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन से उसने मेरे आते ही घर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मालती जी ने पहुंचते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और पूरे घर का काम करने लगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम मालती जी अकेले ही संभालती थी। दीनानाथ जी उनसे कहने लगे, अरे मालती, तुम पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर मालती जी हंसते हुए कहती, अरे एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता खत्म होगी। तभी कमरे से निधि की आवाज़ आई, माँ जी, मेरे लिए चाय बना देना। उसी समय आकाश भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है और टिफ़िन पैक हो गया या नहीं? मालती जी जल्दी से किचन में जाकर अपने बेटे के लिए नाश्ता और टिफ़िन पैक करके ले आई। बेटे को भेजने के बाद मालती जी फिर से काम करने में जुट गई। आखिरकार वह समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और मालती जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट ही भूल गई थी। बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करती
जा रही थी। उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक खाना देती और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। उन्होंने अपनी बहू के लिए सोंठ के लड्डू भी बनाए ताकि वह उन्हें खाकर जल्दी से ताकतवर हो जाए। एक दिन मालती जी और दीनानाथ जी अपनी पोती को गोद में लेकर उसे खूब लाड़ प्यार कर रहे थे। वह दोनों तो उसकी नज़र उतारते नहीं थक रहे थे। तभी उनका बेटा आकाश उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी, आप तो जानते हैं कि हमें एक बड़ा घर लेना है। यह घर हम लोगों को बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपयों की ज़रूरत होती है। फिर दीनानाथ जी बोले, तो बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगले महीने मेरा बीमा टूटने वाला है। अब इस उम्र में हमें इतने पैसों की भला क्या ज़रूरत है? जितना भी पैसा आएगा वह सब तुम रख लेना। यह बात सुनकर आकाश की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके बाद अभी कुछ दिन ही बीते थे कि निधि को घर बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह तो किसी काम के है ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो निधि ने अपने पति आकाश से कहा, आप अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। फिर आकाश ने उसे डांटते हुए कहा, निधि, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम बाबूजी को घर भेजने की बात कर रही हो। मालूम भी है उनके बीमा से कितना पैसा मिलेगा। इस पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है और मैंने उस पैसे के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। इसलिए जब तक वह पैसे नहीं आ जाते कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कि बाबूजी नाराज हो जाएं। अगले दिन जब मालती जी रसोई घर का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो दीनानाथ जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। मालती जी बोली, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हैं। तब दीनानाथ जी ने कहा, मालती, बहुत समय से आकाश एक बड़ा मकान खरीदने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब हम कब तक बेटा बहू से अलग रहेंगे? तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और ज़मीन बेच देते हैं और अब मेरे बीमा के पैसे तो मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि इस शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सकें जिसमें हम लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर मालती जी बहुत खुश हो गईं और कहने लगी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। फिर दीनानाथ जी बोले, ठीक है मालती, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। बीमे के लिए सारी कार्यवाही भी पूरी करवा देता हूँ और गांव का मकान और ज़मीन बेचने की बात कर लेता हूँ। इन सब काम में एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। फिर मालती जी ने कहा, लेकिन अगले हफ्ते तो बच्ची का जन्म होने की खुशी में घर में दावत है। अरे मालती, अगले हफ्ते तक तो मैं सब काम करके वापस आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। अगले दिन दीनानाथ जी गांव के लिए निकल गए। उनके बेटा बहू गांव का मकान बेचने और बीमे के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वे दोनों खुली आंखों से बड़े बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। एक दिन की बात है जब मालती जी रसोई घर में काम करके बाहर आई, तभी उन्होंने पोती की रोने की आवाज़ सुनी। वह तुरंत आई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, आपने बच्ची को बिना हाथ धोए उठा कैसे लिया?
क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है? आइंदा से बच्ची को गोद में उठाना हो तो अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ कर लिया करो। उन्हें हैरानी तो इस बात की थी कि उनकी बहू यह सब बातें उनके बेटे आकाश के सामने कह रही थी, लेकिन आकाश ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मालती जी की बहू निधि इसी तरह उनके किसी न किसी काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती और उनका बेटा कुछ नहीं कहता। ऐसा लगता मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। जब बच्ची 1 महीने की हो गई तो आकाश और निधि ने एक दावत रखी। दावत वाले दिन मालती जी की बहू निधि उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छा सा नेकलेस भी नहीं है जो आज आप पार्टी में पहन सके, जो हल्का फुल्का हो भी, वह भी सब पुराने डिजाइन का है। अगर आप पुराने डिजाइन का पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप आज पार्टी के लिए मेरा डायमंड का हार पहन लीजिए। वह देखने में भी भारी नहीं है और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वह नेकलेस मेरी माँ पहना करती थी। मुझे अच्छा लगा था तो मैंने उनसे ले लिया था, लेकिन संभाल कर पहनना, क्योंकि यह हार मेरी माँ ने दिया था और बहुत महंगा है। ध्यान रखना कि इस हार को कोई नुकसान ना हो। मालती जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं यह हार पहन लूँगी, लेकिन ज़्यादा महंगा मत देना, कोई हल्का सा देना जो मेरी साड़ी पर जचे, तभी मैं पहनूंगी। निधि ने अपनी अलमारी में से एक हार निकाल कर अपनी सास को देते हुए कहा कि माँ जी, आप यह पहन लेना, ऐसा हार तो आपने कभी जिंदगी में नहीं पहना होगा जैसा मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की यह बातें मालती जी को मन ही मन दर्द दे रही थी। अपनी बहू का हार पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में बहू का हार पहन लिया। शाम को पार्टी के दौरान उनके बेटा बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे। उधर मालती जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थी। उनके पति दीनानाथ जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि जिस कार्य के लिए वह गांव गए थे उसमें अभी 2 दिन का समय और लगना था। सभी मेहमान की खातिरदारी करते करते मालती जी को थकावट महसूस हो रही थी। इसी दौरान चक्कर आ गया और वह वहीं पार्टी में गिर गई और उनका नेकलेस उनके हाथ में फंसकर वहीं पर टूट कर गिर गया। उनके बेटे बहू अपनी माँ के पास आए। अपनी माँ को देखने के बजाय सभी लोगों के सामने खूब खरी खोटी सुनाने लगे। ऐसा अपमान भारी शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में बहू की नज़र अपनी सास के गले की तरफ पड़ी और वह अचानक गले में हार ना देखकर अपनी सास पर चिल्लाने लगी कि माँ जी, मैंने आपको जो हार दिया था। अब मालती जी सकपका गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बहू उन्हें खरी खोटी सुनाए जा रही थी। उसने इधर उधर नज़र घुमाई, वह हार वहीं पर टूटा हुआ पड़ा था। वह अपनी बहू को देते हुए बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई और उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कल हार ठीक करा के तुम्हें वापस दे दूंगा। तो निधि गुस्से से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की, मैं खुद ठीक करवा लूँगी। डायमंड का नेकलेस को सही करवाने के लिए ऐसे वैसे ज्वेलर्स को मैं थोड़े ही देती हूँ। VIP ज्वेलरी की दुकान पर जाकर वहाँ सही करवाना पड़ेगा।
आपने कभी पहना भी है डायमंड का नेकलेस जो इस बारे में जानती भी हो? मैं आपकी तरह ओल्ड फैशन सोने के गहने नहीं पहनती हूँ। बहू की यह बात सुनकर मालती जी स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अगले दिन जब उनके बेटा बहू घर पर नहीं थे तब उनके पति का फोन आया और मालती जी से पूछने लगे कि पार्टी कैसी रही। तो मालती जी कुछ बोल नहीं पाई। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो? वहाँ सब लोग तो ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस आप जल्दी से आ जाइए, मुझे आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मालती जी ने रोते रोते कहा। अचानक मालती जी के मुंह से यह बात सुनकर दीनानाथ जी हैरान रह गए और कहने लगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सच सच बताओ क्या हुआ है? तब मालती जी ने रोते हुए अपने बेटे बहू की बातें अपने पति को फोन पर बता दी। यह सब सुनकर दीनानाथ जी को बहुत गुस्सा आया। दीनानाथ जी ने हमेशा अपनी पत्नी के साथ इज्जत से बात की थी, कभी उनके स्वाभिमान पर आँच नहीं आने दी थी। लेकिन आज जब उन्हें यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके बेटे बहू ने भरी महफिल में इतना शर्मिंदा किया, वह भी एक हार की वजह से, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यह सोचने लगे कि 2 महीने से मेरी पत्नी इन लोगों की सेवा में तन मन से लगी हुई है और इन सबका यह सिला दिया बेटे बहू ने। 3-4 दिन के बाद दीनानाथ जी अपने बेटे के घर पहुंच गए। वे अपने साथ एक ज्वेलरी का बैग लेकर आए थे। उन्होंने वह बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद जब उनकी बहू निधि कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसने शॉपिंग बैग देखा और बड़े उत्साह के साथ उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक खूबसूरत सा हार रखा हुआ था। निधि को लगा कि शायद वह हार उसका पति आकाश उसके लिए लेकर आया है। उसे तो अभी तक भनक भी नहीं थी कि उसके ससुर जी घर पर आ गए हैं, क्योंकि जब वह आए थे तो निधि उस समय अपने कमरे में सो रही थी। उसे लगा कि आकाश उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है। निधि फटाफट से हार लेकर कमरे में चली गई और वह हार पहन ली। हार बहुत ही सुंदर लग रहा था और वह बहुत महंगा भी। निधि सोचने लगी कि यह हार कम से कम 10 लाख का तो होगा ही। वह तो हमेशा से ऐसा हार खरीदना चाहती थी। उसके थोड़ी देर के बाद ही आकाश भी ऑफिस से घर आ गया। अपने कमरे से निकलकर निधि ने आकाश को आवाज़ देकर कहा, देखिए ना मेरे गले में यह हार कैसा लग रहा है। तब आकाश ने उस हार को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और बोला, यह हार तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन तुमने कब खरीदा, मुझे बताया भी नहीं। यह सुनकर निधि हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब, क्या यह हार तुम नहीं लाए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो, यहीं तो रखा है यह हार, देखो कितना सुंदर है। आप नहीं लाए तो कौन लाया है? निधि और आकाश की बातें सुनकर दीनानाथ जी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। निधि और आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दीनानाथ जी कहने लगे, बहू वह हार आकाश नहीं मैं लेकर आया था। तभी आकाश ने कहा, अरे पिताजी आप कब आए? बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बहू यह हार मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। खैर छोड़ो,
मुझे लगता है शायद इस हार का मेरी पत्नी से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत से हार होंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि महंगा हार तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनकर निधि के तन बदन में आग लग गई। उसे ऐसा लगा जैसे यह हार पहनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तुरंत गुस्से से कमरे में गई और हार निकालकर उस हार को ज्वेलरी बैग में डालकर वापस ले आई। जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखने लगी तभी दीनानाथ जी बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहू, यह हार अब तुम ही रखो, क्योंकि मेरी पत्नी अब किसी का उतरन नहीं पहनेगी। अब ऐसे ऐसे हजारों हार की वह मालकिन होगी। दीनानाथ जी की यह बात अपने बेटा से कहकर सुना रहे थे। हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर मैंने अपनी पत्नी के नाम पर एक ज्वेलरी का पूरा शोरूम खरीदा है। यह उसी के कागज़ हैं। अपने ससुर की यह बात सुनकर निधि के तो होश उड़ गए और यह बात सुनते ही आकाश भड़क उठा। यह क्या बाबूजी, आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतजाम करने गए थे ना? आपने तो मुझसे वादा किया था कि वह पैसे आप मुझे देंगे, फिर यह सब क्या है? हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं उसे एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा और उसकी बेइज्जती करने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है। और बहू, तुम यह कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी महंगे जेवर नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी सैलरी थी और अभी मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन वह तो मालती ही हमेशा साधारण जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी महंगे जेवर नहीं खरीदे। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कैसे खर्च करना उसे बेहतर लगता था। उसने कभी अपने ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किया। और बेटा आकाश, यह तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए हम लोग जिंदगी भर त्याग करते आए, वही बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे। अरे, हम लोग तो अपना गांव का मकान और ज़मीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। ज़मीन तो मैंने बेच दी, लेकिन अच्छा हुआ कि मकान बेचने से ठीक 2 दिन पहले तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। बहू, अब तुम्हारी सास महंगे जेवर पहनेगी, फिर तो तुम अपनी सास से नहीं कहोगी कि तुमने कभी पहना है इतने महंगे गहने या कभी देखा भी है। दीनानाथ जी के मुंह से यह जवाब सुनकर निधि को ऐसा लग रहा था कि जैसे बिना थप्पड़ खा के ही उसके गाल पर एक किसी ने झन्नाटेदार तमाचा मारा हो। अपने पिता की बातों का निधि और आकाश को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। तभी दीनानाथ जी बोले, चलो मालती, तुम अपना सामान पैक कर लो। अब हमें यहाँ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आज ही बल्कि अभी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जाते समय दीनानाथ जी ने आकाश से वह कागज़ ले लिए और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने बड़े लाड़ प्यार से तुम्हें बड़ा किया था। तुम्हारे किसी शौक़ में उसने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि एक दिन वही बेटा उसका मजाक बनाकर रख देगा। माफ़ करना बेटा, तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हो
उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराये घर से आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था। अरे एक हार ही तो टूटा था, कोई खजाना तो नहीं लूट लिया था जो इतना बुरा बर्ताव किया। इतना कहकर दीनानाथ जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव के लिए निकल गए। आज आकाश और निधि की नज़रें जमीन में गड़ी जा रही थी। वे दोनों पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अपने माँ बाप को जाते हुए खड़े देखते रहे। अब दीनानाथ जी और मालती जी अपने गांव में ही रहकर जीवन यापन कर रही थी। वह सुबह सुबह ही अपने शोरूम पर जाते और दिन भर वहीं रहते। अब वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उन्हें अपने बेटे और बहू से कोई उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी कहानी आप तक पहले ही पहुंचती रहे।